हेलो, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कुछ भी हो जब भी देख रहे हो। तो आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर रेड ले लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस एमसीक्यूज, फटाफट बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चंस पे आते हैं। विच डिक्रीज ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू लिक्विड। अब क्या डिक्रीज होगा जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स होगा? क्या डिक्रीज होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो कि कुछ भी अपन किसी प्योर सॉलिड में अगर कुछ डालेंगे तो उसको जमने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अगर नॉन वोलेटाइल हुआ तो, सोल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल हुआ तो ज़्यादा, मतलब माइनस में इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर पानी में कुछ मिलाया हो तो। नहीं तो अगर प्योर वाटर होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर बेस्ड ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके बेस पे होती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं होती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे नहीं होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे होती है, याद रखना। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलारिटी क्या होती है? 55.6 होती है, याद रख लेना। आगे आएगा शायद इसको कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जितने भी एमसीक्यूज में अगर आपको कभी भी डाउट आए ना तो पहले पूरा लेक्चर देखना। लास्ट में जितने भी हैं ये मैंने जब पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ तब ये कुछ समझ में नहीं आता, और जब आगे के आंसर्स पढ़ता हूँ तब पूरा डिटेल में आता है। इसलिए इनको अभी के लिए देख लो, फटाफट याद कर लो, और आधे तो ऐसे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा एक्वस सॉल्यूशन होगा उसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो ये है 1 m, 1.0 m। ये इतने दूर से क्यों देख रहा हूँ मैं भाई? हाँ, और अरे और करते हैं, रुको। हाँ, आते हैं फिफ्थ पे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काय की बनी होती है? ये शायद इसकी फेरिसाइनाइड की बनी रहती है। देखते हैं, एक मिनट। 5, अरे ए है ये, कॉपर फेरोसाइनाइड की। ये इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, फेरोसाइनाइड की है। ठीक है, अब for osmotic pressure pi, volume v and temperature T, which one statement is incorrect? इनकरेक्ट बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो ये ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है वो वॉल्यूम के, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये सही है, ये तो सही है, इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को। ठीक है, और बी वाले में क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि एक कंटेनर में पानी है, ठीक, अगर इसका प्रेशर टेम्परेचर, इसको आग देना चालू कर दोगे तुम तो इसके अंदर वेपर्स बहुत सारी बनेगी। ठीक, प्रेशर जनरेट होने लगेगा धीरे से, क्योंकि गर्म रहेगा तो ये फैलेगा उल्टा, मतलब कि समझ जाओ कि पानी, मतलब प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये भी सही बात है। तो अब इसमें ना एक एक पूछा है, बाकी इसमें दो इनकरेक्ट है। देखो, एक तो ये, क्योंकि ये करेक्ट है तो ये फिर इनकरेक्ट होना ही होगा, और ये भी करेक्ट है, अपन ने समझ लिया, अपने को समझ में आता है, तो डी वाला भी इनकरेक्ट होगा। तो ये देखो, सी और डी पे दोनों पे टिक लगा हुआ है। ठीक, 7th, ऑन मिक्सिंग ग्लिसरीन इन वाटर। ग्लिसरीन मिलाने पर क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज, मतलब कि और माइनस में चले जाएगा, क्योंकि ग्लिसरीन क्या होता है? हाँ, अब ये नॉन वोलेटाइल होता है शायद, तक होगा शायद, तभी ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। ठीक है, ये आगे पता चल जाएगा। अब एट्थ वाला, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पर नोट पूछा है तो इसमें से कोई भी नहीं है, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें पूछा है कि नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर ये तो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब 9th पे आते हैं, विच विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किस में होगा? तो ये 1 मोल ऑफ BaCl2 में के सॉल्यूशन में होगा। BaCl का क्यों होगा? कि क्योंकि इसमें मोल्स मतलब कि ज्यादा होंगे, मोल्स नहीं, इसका क्या बोलते हैं उसको, मोलिक्यूलर मास ज्यादा होगा या कुछ तो ज्यादा होगा। अब 10th वाला,
फॉर्मूला टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है। ये देखो यहाँ पे है ना ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को, अगर आप है ना पाई को पी मान लो, ठीक, तो P इज इक्वल टू एन आर और T बाय V, जो कि होता है PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, पढ़ा है ये आपने कभी, याद आ रहा है? PV इज इक्वल टू NRT, गैस लॉ था शायद, ये गैस लॉ ही बोलते थे ना इसको, हाँ पता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है। अब 11th वाला, आइडियल सॉल्यूशन इज नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन है दोनों। मतलब कि है ना इसमें आइडियल सॉल्यूशन की क्या होता है ये आगे बताएंगे। ठीक, अभी ये इसका एग्जांपल है, याद रख लो। अब ब्रास क्या है असल में, असल में है सॉलिड सॉल्यूशन। सीधी बात है, ब्रास उसके ये बाजे बनते हैं ना शायद ब्रास के, तो सॉलिड में सॉलिड को टिक मार देना और क्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 किलो में समझ लो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, मोलालिटी बोलेंगे उसको। ठीक, 14 ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय। अब सी वाटर को अपन पहले प्यूरिफाई करते हैं, तो उसके लिए क्या किसकी जरूरत रहती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत रहती है। ये भी आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों रहती है। ठीक, आज मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फॉर्म में हूँ। ठीक, which give law of solubility of gases in liquid। अब solubility of gases किसके बारे, मतलब कि है ना कौन सा लॉ solubility of gases के ऊपर बेस्ड है, तो ये है हेनरी का लॉ। हेनरी का लॉ भी आगे आएगा, सब आगे ही आएगा, अभी कुछ नहीं है। 18 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 100 ml solution and 6 ग्राम यूरिया dissolved in 100 ml solution, osmotic pressure will be। अब इसमें क्या पूछा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में मिलाया है और यूरिया भी 100 ml में मिलाया है। यूरिया भी कितने ग्राम है पर, 6 ग्राम है यूरिया। यार ये लिखते नहीं बनना, मैं तो ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक, तो ये देखो, ये 18 ग्राम और ये 6 ग्राम यूरिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है अपने को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला लगा के, वो पाई इज इक्वल टू NRT बाई V लगा के। ठीक, तो उससे क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशंस विल बी सेम। ये सेम क्यों हो रहा है, ये क्यों बता रहा है, क्योंकि जब इन दोनों को जब मिलाते हैं, कि जब 18 ग्राम ग्लूकोज इसमें मिलता है, तो इसका जो मोलिक्यूलर मास है तो वो कम है। ठीक, और जो 6 ग्राम का यूरिया है उसका मोलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, और कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये दोनों मिलके इक्वल हो जाते होंगे, इसलिए इसमें डी लगाया है टिक। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों में बराबर रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस है और मोलिक्यूलर मास के ऊपर बेस है। ठीक, अब 17 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कौन नहीं शो करता, बेंजीन CCl4 नहीं शो करता पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करता। 18 मोलारिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय। मोलारिटी किसके थ्रू अफेक्ट नहीं होती, ये टेम्परेचर के थ्रू अफेक्ट नहीं रहती, और इसको याद रख लेना क्योंकि ये बिल्कुल ही पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे ही। और डिफरेंस अगर मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में भी आया ना, तो मोलारिटी जो रहती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जो मोलालिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब 19वां कि कंडीशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज। कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि जब वो मिक्स करते हैं तब इनके कॉन्सेंट्रेशन का सम ही ये रहता है, मतलब बराबर रहता है, कोई घटता बढ़ता कुछ नहीं है। अगर 5 ml ये होगा, 5 ml ये होगा, तो अगर दोनों अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए केपेबल होंगे तो ये 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा। और किसी किसी केस में क्या होता है, कभी 9 ml बन जाता है और बाकी का भाप उड़ जाती है, या कभी कभार ज्यादा भी बन जाता है ऐसा। तो आइडियल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं सीधा बच्चा, कि जितना लिया उतना दे दिया, मतलब 5 ml मिलाया था 10 ml बना दिया इसने। ठीक है, ये तो आंसर है सब।
fill in the blanks. Number of moles of solute in 1000 ग्राम solvent. solvent भी आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ट्रू फॉल्स में कभी सोल्यूट लिख के भेज दे तो उसको मोलारिटी मत टिक करके आया। चलो उसको भूल रहा हूँ, कुछ नहीं अभी बोला, तुम कंफ्यूज हो गए। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट अगर कितने इसमें मिला हो 1000 ग्राम सोलवेंट में तो उसको क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। एल लिख देता हूँ मैं, मोलालिटी का एल, ये देखो मोलालिटी, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी मोलारिटी बॉस। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है, कैसे निकालेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी, मोल पर केजी, ठीक, ये रहा मोल पर केजी सॉल्वेंट। अब मोलारिटी ऑफ वाटर, वाटर की मोलारिटी क्या होगी, ये 55.56, ये एमसीक्यू में भी आया था ना, ये अभी भी आया है ना, अब आगे भी आएगा आंसर में, तब वहां पे पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये कैसे आया, अभी तो याद रख लो। फिफ्थ, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होता है, अगर हम देखो ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस सोल्युबिलिटी जो है गैसेस की उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी या घटेगी। मतलब कि लिक्विड में वो अगर जैसे बड़ा टेम्परेचर, ठीक है, बढ़ा दिया अपन उन्होंने, तो वो गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, सोल्युबिलिटी, सीधी बात है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा भैया, क्योंकि अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो जो लिक्विड वाले हैं ना वो भी गैस बन के उड़ेंगे, तो जो गैस है वो तो और इधर उधर घूमेंगे, वो नीचे थोड़ी बैठेंगे। अगर फ्रीज डाउन करोगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या बन जाएगा, इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैसेस की, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंस हो जाएगी, जो कि फिर टुपुक टुपुक बूंद बन के लिक्विड में चले जाएगी। सिक्स्थ वाला है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वीपी है ना, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा सॉल्यूशन के, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बिना जो मतलब इवोपोरेट ना होता है सोल्यूट, जैसे कंकर मिट्टी हो गई, ठीक, तो मतलब कि इसके वेपर प्रेशर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर देखो पहले जो प्योर वाटर था, प्योर वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा भाप बन जाता था, ठीक, पर अब सैंड है ही ना, सैंड है या कुछ भी कंकर मिट्टी समझ लो, तो ये है ना, अगर मतलब कि इसको फिर से 100 दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो ये कुछ कुछ बदले, कुछ कुछ उड़ गया और कुछ कुछ यहीं पे रहेगा, तो जिससे क्या पता चलता है कि ये डिक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है वेपर का और यहाँ पे कम है, तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब मिलाते हैं तब यहाँ का वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सीधी बात है, बस ये डिक्रीज लिख के आना है। सेवेंथ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट सोल्यूट बिकम्स। अब ये क्या बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो नॉन आइडियल होता है, ठीक है। अब एट्थ वाला है boiling point of solution showing negative deviations are, boiling point of solution showing negative deviations are high। नाइन्थ वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ H2O प्लस 95.4% C2H5OH शोज, कौन सा डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव करेगा, ये पॉजिटिव करेगा। अब ये नेगेटिव क्यों करेगा ये देखते हैं कि आगे पता चलता है कि नहीं, ठीक है, अभी के लिए नहीं तो याद कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो बॉइल करता है, ठीक है, तो शोइंग नेगेटिव डेविएशंस आर नेगेटिव। अच्छा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो जो नेगेटिव जो डेविएशन है वो भी नेगेटिव में चले जाएगा, सीधी बात है। बस इसे ही याद रख सकते हो कि अगर ये शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो डेविएशन भी नेगेटिव होगा। और नॉन आइडियल में ये क्या बता रहा है, ये ज्यादा लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिख देना, ठीक।
अब 10th में कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स कंपोनेंट बाय कौन सी मेथड से कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब कि सेपरेट नहीं कर सकते अपन मिक्सचर को, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे। मतलब कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड से जो बॉइलिंग मिक्सचर है उसमें से अपन है ना, मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट अलग नहीं निकाल सकते, अलग अलग नहीं, इकट्ठे कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं निकाल सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ये एक मेथड होती है, ये भी आगे आएगी, सब आगे आएगा, अभी मत टेंशन लो, जितना छोड़ रहा हूँ सब आगे आएगा, नहीं तो फिर आखिरी में गूगल भैया है जिंदाबाद, जी फॉर गूगल, गूगल है। ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट। अब नेचर ऑफ द सोल्यूट पे नहीं डिपेंड करता भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं डिपेंड करता है, पार्टिकल पार। पता नहीं ये ऐसे लिखने की आदत क्या है, क्यों पड़ गई है मेरे को, ये इतना सा लिख के किसको समझ में आएगा, फालतू। चलो कोई नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉल्स, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, कौन से नशे कर रहे हो तुम। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब क्या होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सही है, अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोल से बढ़ेंगे मतलब कि क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब कि दोनों बराबर होंगे, कि ये जितना डालोगे ये उतना कम होगा वेपर प्रेशर हवा में। वो अभी मैंने एमसीक्यू में समझाया था ना कि क्यों कम होगा, वही है। फोर्थ वाला, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलत, वेपर प्रेशर है ना, जब वेपर प्रेशर, ये क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन, जो वेपर प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहता है। गलत। ये क्यों गलत है, क्योंकि जैसे ही कोई लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्वांटिटी या कुछ भी बोल लो वैल्यू में आता है, बराबर में आता है, वैसे ही वो इवेपोरेट करता है, क्योंकि तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि वीपी है ना, वीपी इज इक्वल टू एपी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही तो इस लिक्विड पे प्रेशर डाल रहा है, इसीलिए तो ये लिक्विड में बना हुआ है, अगर प्रेशर नहीं होता तो ये कब का गैस में बदल जाता, समझ रहे हो। फिफ्थ वाला, मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट हैज यूनिट के केजी पर मोल। अब मोलर बॉइलिंग एलिवेशन 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 नहीं एलिवेशन कांस्टेंट हैज, हाँ ये वैल्यू आती है, ये आगे आएगी के ये है केल्विन केजी पर मोल। सिक्स्थ वाला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जो डिप्रेशन ऑफ वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय केजी, मतलब कि क्या, वेट ऑफ, केजी लिख देते हैं अपन, यूनिट लिख देते हैं, केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो इसमें अगर जितने मोल्स बढ़ेंगे है ना, उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उतना फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये 7वें नंबर पे क्यों आ गया यार। ऑन स्प्रेडिंग salt over roads in cities where snowfall occurs, ice remains in liquid form। मतलब कि है ना, ये क्या बता रहे हैं कि नमक छिड़कने से रोडों पर जो बर्फ रहती है वो लिक्विड में ही, लिक्विड के फॉर्म में ही वहां रहती है, मतलब बर्फ नहीं बनती वापस, ये सही बात है। इसका भी, चलो इसका बता ही देता हूँ मैं, कि देखो अब सभी जानते हैं कि देखो, एक अगर आइस क्यूब होगा, आइस क्यूब है ना, उसके ऊपर तुम नमक डाल दोगे, मतलब ऐसा ऐसे ही छिड़क दोगे, तो ये बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसके अंदर तो निस्ता पानी है, तो ये क्या करेगा, बराबर होने के लिए ये लोअर कंसंट्रेशन नहीं, मतलब कि हाँ, लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा,
लोअर कंसंट्रेशन किसका? सोल्यूट का लोअर कंसंट्रेशन। नहीं तो ये समझ लो कि यहाँ पे है ना सोलवेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए ये बाहर निकल आएगा, ठीक, पानी धीरे धीरे, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा आइस क्यूब टूट जाएगा और ऐसे पानी में ऐसे ये हो जाएगा, बिखर जाएगा। आगे समझ में? अब 8 था, इन ऑस्मोसिस प्रोसेस बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गलत बात है। ये क्या पूछ रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ऑस्मोसिस प्रेशर में, मतलब कि ऑस्मोसिस प्रेशर प्रोसेस यार प्रेशर 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 हट। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भारत की मिसाइल जैसी दिख रही है। नहीं, भारत की नहीं, और कहीं की मान लो, हमारा देश सबसे महान, ठीक है। तो ये मिसाइल मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मान लो, तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ सोलवेंट बाहर इधर जाएगा, पास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोल्यूट के कंसंट्रेशन, पर ये जो सोल्यूट पार्टिकल है ना, ये इसको जाने नहीं देगी सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इधर नहीं जाने देगी, तो सिर्फ सोलवेंट मूव करता है, सोल्यूट नहीं, ये नहीं मूव करता, ये करता है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। फेरर्स मेथड, अब कोई सोच रहा होगा ये फेरर्स मेथड का क्या पिक्चर है, ये मैंने भी सोचा था, पर अब आगे आ गया था ये कि क्या होता है इसमें। इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। भैया फेरर भैया ही ने तो बनाया था ऑस्मोटिक प्रेशर नापने का यंत्र। ट्रू है। अब आते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ये ट्रू बात है, कितनी बार बुलवाएंगे ये भी, कि अगर सेम टेम्परेचर रहा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है of a solution is directly proportional to molar concentration। सही है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगा। कैसे? एक मिनट, थोड़ा समझने दो मेरे को। कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इधर आओ, टेम्परेचर सेम रहा, ये आग ज्वालामुखी, मेरे टाइप की ज्वालामुखी आ गई, आग लगा दी, और ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कंटेनर पहले तो बनाओ, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बना दो, इसमें प्रेशर समझ लो, है ना। एक प्रेशर समझ लो, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या बोल रहा है कि टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब कि जितना, हाँ आ गया ना समझ में, कि जितना इसमें, मतलब कि जितने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, तो उतने ही, मतलब कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा ये है ना कम प्रेशर, मतलब कि ज्यादा प्रेशर रहने के कारण ये लिक्विड में कंडेंस होने लगेगा, तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिखेगी हमें, ठीक है, इसकी ही, तो ये क्या रहेगी, पानी में डिसोल्व हो जाएगी धीरे धीरे। तो क्या ये वही बात हो गई ना कि जितना ज्यादा इसमें प्रेशर होगा उतने ज्यादा घूम फिर के इसमें मोल्स आ जाएंगे इसके। बस यही समझा रहे हैं, तो ये ट्रू है, इमेजिन भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब आते हैं मेज द पेयर्स। तो फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वेंट हॉफ लॉ, इससे रिलेटेड है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ही यही है, ये देखो एफ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फ्रीजिंग का एफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला मैच कर देता हूँ मैं। मोलारिटी, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स आते ही है, अगर मोलालिटी भी होता तो नंबर ऑफ मोल्स ठीक रहता, सही था। सॉलिड सॉल्यूशन, अब बचा हुआ वही सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये बचा हुआ है तो इस पे लगा दो सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज, सॉलिड सॉल्यूशन बहुत सरल। अब ये फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या आएगा, और अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर दो बार आ गया ना यहाँ पे, यहाँ पे
तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके रिलेटेड है, बर्कली और हार्टली के, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, शायद फाइंड करा था ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगता है, ये फाइंड किया था इन्होंने शायद, या फिर आरओ का कुछ इन्वेंशन का, पता नहीं किसने किया था, पर ये मैच हो रहा है। ठीक, आगे पता चलेगा कि वो किसने क्या किया, क्या गुल खिलाए। तो अब वेंट हॉफ कोफिशिएंट, वेंट हॉफ का कोफिशिएंट कौन है, ये रहा, और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर फ्रीजिंग पॉइंट की ये रही यूनिट, ये अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी ना, केल्विन केजी मोल पर मोल। ये आगे भी है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, इतना बड़ा नाम है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब लो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। लो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, अगर कम टेम्परेचर पे बॉइल करे मिक्सचर, कैसे बॉइल करेगा, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, आखिरी का बचा है ये, तो इस पे ही मारना पड़ेगा कुछ भी करके। ठीक, इसको याद कर लेना, इसको समझा नहीं पाया मैं पांचवे को, किया क्या पिक्चर है इसकी समझ में नहीं आ रही है मेरे को। अब आंसर इन वन वर्ड, सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट है ना, सबका फेवरेट, किसी किसी का नहीं भी होगा। Give an example of a solute solution in which a solute is a gas. solid solution बताओ जिसमें solute gas है, solid solution बताना है। एक solid का पत्थर मान लो, पत्थर में अब solute बताना है गैस, कि पत्थर के अंदर गैस के पार्टिकल्स भी थोड़े थोड़े बचे थे, ऐसा कौन से एक solid में होता है, तो ये होता है पैलेडियम कंटेनिंग हाइड्रोजन, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, पैलेडियम कंटेनिंग हाइड्रोजन, मतलब पैलेडियम एक सोल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड है वो, जिसके अंदर की हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है एज ए सॉल्यूट। राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के लिए देखो, n इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम। अब थर्ड वाला, राइट यूनिट टू एक्सप्रेस पोल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन, ये पीपीएम उसका ही होता है ना, पार्ट्स पर मिलियन का, हाँ शायद, इससे वो नापते हैं कि एक पार्ट में कितने मिलियन पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं शायद। वो व्हाट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब कि क्या नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। अब फॉर्मूला मास पूछ रहा है तो उसको फॉर्मेलिटी बोलेंगे भाई, इसके अलावा इसकी कोई क्या काम है, इसका कुछ नहीं काम है, पता नहीं। राइट फॉर्मूला टू डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, उसका फॉर्मूला बताइए भैया, तो ये रहा P इज इक्वल टू पी नोट और एक्स नोट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्या है, राइट द फॉर्मूला शोइंग रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड मास ऑफ द सोल्यूट, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो ये रहा रिलेशन, इसको याद कर लेना, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू वेट बाय मोलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सोल्यूट होगा या सोल्वेंट, दोनों के मतलब की लिखना है, और रेसिप्रोकल में लिखना है। अब हाँ, कि वाई रेजिन्स गेट स्वेल्ड इन वाटर, अब मनुक्के पानी में क्यों फूल जाते हैं, मनोका बोलते हैं हमारे इधर, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण, क्योंकि ये अगर श्रिंक का होगा, ठीक है, ऐसा नहीं आता, हाँ, और ये यहाँ बाहर पानी है, ठीक, अब अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, सोल्वेंट जो है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो अंदर पहुंच जाएगा, तो ये ऐसा फूला हुआ बन जाएगा अगले दिन, इतना भी नहीं फूलेगा पर फूल जाएगा। पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक्स नोट का फॉर्मूला इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट भैया का फॉर्मूला है ना, सर्कल क्यों बनाया मैंने पता नहीं।